डॉक्टर बनूंगी और मेरा नाम अलेना जरा है। मेरा नाम अयान है, मैं बड़े होके पुलिस बनूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयमा बतूल है, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मैसा अब्बास है और मैं बड़े होके पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बतूल ज़हरा काइम टीवी कनाडा से आपके लिए लेकर आई हूँ अबाउट फ्यूचर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अबाउट फ्यूचर में हम नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर रहे हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल। नाज़रीन, इंसानी तारीख 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी से सबक लेकर हम हाल में अमल कर सकते हैं, जिससे हमारा मुस्तकबिल संवर जाए। हर माशरे का मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल होती है। नौजवानों की घरेलू और माशरती और इखलाकी तालीमी तरबियत कैसे की जाए, वो क्या अवामिल हैं कि जिनके लिए नौजवान अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में जो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज शख्सियत मौजूद हैं, वो आलमी शोहरत याफ्ता जाकरा अमरीका में मुकीम फरहाना शकील साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 30 साल से जायद नाजरीन जाकरा साहिबा ने अरसा हो गया है उन्हें, 30 साल से जायद उन्होंने जाकरी की है। और उसके अलावा जब वो पाकिस्तान में रहायशी थी तो पाकिस्तान के मरकजी अशरे पढ़े हैं, और उसके अलावा प्राइवेट अशरा और मुख्तलिफ शहरों में जाके भी अशरे पढ़े। आपको मौला ने ये सादत भी दी कि उस वक्त भी आप अमरीका के भी मुख्तलिफ शहरों में आके अशरे पढ़ती थी, और उसके बाद आप परमानेंटली मूव हो गई यूएसए। यूएसए में आप जाकरी के साथ साथ जो है एक फ्रीलांसिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब अंजाम दे रही हैं। आप कैसी हैं फरहान साहिबा? बहुत शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसी हो बेटा बतूल? मैं बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं, ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि अबाउट फ्यूचर में हम बुलाते हैं मेहमान को, और वो फिर हमें हमारी नौजवान नस्ल को एक गाइडलाइन देते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में दीनी और दुनियावी एतबार से हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी यूथ? तो ये सवाल और ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में भी जब मैं थी तो बच्चियां काफी मुझसे, मैं देखती थी कि कंफर्टेबल होती थी बात करने में, और अच्छी, तो मुझे हमेशा यूथ के साथ मेरा एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। तो दीनी और दुनियावी की जहां तक बात है बतूल, मैं समझती हूँ कि पहली चीज तो जो मेरे पास जो डेफिनेशन है कि दीन और दुनिया को हम अलग अलग खानों में बांट नहीं सकते, क्योंकि जब दीन और दुनिया को अलग अलग खानों में बांट दिया जाता है तो फिर हमारी दुनिया के अंदर दीन की हिदायत बाकी नहीं रहती। तो अगर हम दीनी और दुनियावी चीजों को अलग अलग, और जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि इस वक्त दो एक्सट्रीम्स नजर आती हैं, एक तरफ आपको सिर्फ दुनिया नजर आती है, दूसरी तरफ सिर्फ दीन नजर आता है, और इसने हमारे यूथ को खासकर बहुत कंफ्यूज कर दिया। हालांकि हमारे यूथ के अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन चूंकि वो देख रहे हैं कि दीन और दुनिया उनको दो एक अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई चीजें नजर आती हैं, तो दे गेट कंफ्यूज कि किस डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ना है। क्या वो दीन को लेंगे तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, या दुनिया को लेंगे तो दीन को छोड़ना पड़ेगा? तो सारी बात ये है कि हमें अपनी दुनिया को दीन के ताबे रखते हुए, और दीन की जो तालीमात हैं और जो अहले बैत की तालीमात हैं, उसकी लाइट में हमें अपने यूथ को गाइडेंस देने की जरूरत है। अच्छा, इसके क्या सद्देबाब हैं, हो सकते हैं, और बुजुर्गों की क्या जिम्मेदारी बन रही है? हाँ, ये बात है कि बुजुर्गों की जिम्मेदारी पहले इसलिए आती है कि बुजुर्गों का जिंदगी का तजर्बा होता है, उनकी तालीम है, उन्होंने एक लंबा अरसा जब दुनिया के अंदर गुजारा है तो जो दुनिया जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और जो उन्होंने तजर्बात किए हैं, उस तजर्बात की बुनियाद पर यकीनन यूथ को गाइडेंस मिलनी चाहिए। अब इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहमियत की हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे यूथ को बहुत सारे जो है वो सवालात हैं उनके पास, और हमने अपने, खासकर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारी मजलिसें और हमारे मेंबर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमने अपने जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत महदूद कर दिया।
ہمیں سوشل ایشوز کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے, ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے, پریکٹیکل لائف کے لیے جو یوتھ کو گائیڈنس چاہیے اس کو بتانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنے ویژن کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں یوتھ سے زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ اگر میں یوتھ کو صحیح ڈائریکشن میں, صحیح راستے کے اوپر, ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کرنے میں ناکام ہوئی تو یہ ان کی ناکامی نہیں ہے, یہ ہماری ناکامی ہے. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو کہ جو ہمارے یوتھ کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ دیکھو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے نہیں ان کے زمانے کے حساب سے تربیت دو, کیونکہ وہ تم سے ایک مختلف زمانے میں پیدا کیے گئے. اچھا, اب اس میں دو چیزیں ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے مولا کا فرمان ہے, تو اس کے اندر کوئی گہرائی ہے, اس میں وزڈم ہے. اور میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہوں کہ مولا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسی میرے ماں باپ نے میری تربیت کی تھی اسی پیٹرن کے اوپر میں اپنے بچوں کی تربیت اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرے زمانے کے چیلنجز کچھ اور تھے, آج کے زمانے کے چیلنجز کچھ اور ہیں. تو اب اس جو یلغار ہے, جو کلچرل شوق ہے بچوں کے لیے, اگر میں یہاں کے حوالے سے بات کروں, جیسے میں امریکہ میں ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کے لیے بہت بڑا کلچرل شوق ہوتا ہے. گھر کے اندر ان کے ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, مسجد امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسکول جاتے ہیں, ورک فورس کے اندر بھی وہ جا رہے ہیں. اور اس میں انکلوسیو بات کر رہی ہوں, بالکل اس میں کوئی جینڈر اسپیسیفک بات نہیں کر رہی ہوں. میں بچوں کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ یوتھ کے لیے ایک کنفیوژن ہے, کیونکہ ہمارے چیلنجز کچھ اور تھے, ان کے چیلنجز کچھ اور ہیں. تو وی ہیو ٹو ٹارگیٹ دوز تھنگس کہ ہمارے بچوں کو کیا چیلنجز ہیں, ان کے کس طریقے سے برین واشنگ ہو رہی ہے. چونکہ زمانے کے ٹولز بدل چکے تو ہمیں بھی اپنے ٹولز بدلنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ماڈرن اپروچ کے ساتھ, ماڈرن اپروچ سے میرا مطلب خدا نخواستہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے دور ہو کر, نہیں, اسلامک تھاٹس, اسلامک ٹیچنگز کو ساتھ لیتے ہوئے ماڈرن اپروچ سے میرا مطلب یہ کہ ہم اپنے یوتھ کو سمجھیں, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کیا ہیں, ان کے ایموشنل ایشوز کیا ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں, وہ کیا سننا سمجھنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم اس کو اہل بیت کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے حساب سے لاجکس ان کے سامنے پیش کر سکیں. صحیح. اچھا, یہ بتائے گا, اسی سوال آپ کے جواب سے میں ایک سوال نکال رہی ہوں کہ آپ امریکہ میں مقیم ہیں, آپ نے پاکستان بھی دیکھا ہے اور امریکہ میں بھی آپ رہ رہی ہیں, آپ کو وہاں کی یوتھ میں اور یہاں پاکستان کی یوتھ میں کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ یوتھ میں ڈفرینس کافی فرق ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو یوتھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے, اور یہاں پر یوتھ کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آئی تھنک کہ جو وہاں کا ایک انوائرمنٹ ہے, سوشل ایشوز بھی ہیں, کلچرل ایشوز بھی ہیں, اور اسلام کے نام پر غلط قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں. یوتھ کو پہلی بات یہ کہ یہاں پر جو ہے زیادہ فلرش کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کے پاس یہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, چاہے وہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ جاب کے حوالے سے, یا میں اپنے سینٹرز میں بھی دیکھتی ہوں کہ یوتھ کو یہاں پر آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو اگر یوتھ کوئی جو ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو باہر آنے ہی نہیں دیا جائے گا تو وہ کیسے کام کر سکیں گے. تو یوتھ کو ہمارے یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے بہت کم کانفیڈنس دیا جاتا ہے. ایک سرٹن کلاس ہے, آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہوں گی کہ ایک سرٹن کلاس ہے کہ جہاں بچوں کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے, حالانکہ بچے تو سب بچے ہیں, نوجوان نسل کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. اسی لیے ہم اہل بیت کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمپینینز کو بھیجتے تھے کسی ڈفرینٹ علاقے کے اندر, کسی ڈفرینٹ شہر کے اندر, تو آپ کہتے تھے کہ یوتھ کو ٹارگیٹ کرو, کیونکہ یوتھ کے اندر سمجھنے کی, ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے کہ پاکستان میں یوتھ کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا جاتا ہے, کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے بولنے کی بات نہیں, تم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے, یہاں پہ بچے آئی کین سی ویری کلیئرلی دے آر ویری کانفیڈنٹ, اسٹرانگ ہیڈڈ, اور الحمدللہ ہمارے بچے یا بچیاں جو ہے وہ بہت اچھے, بہت ہی کنسٹرکٹیو کام یہاں پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے, آگے بڑھنے دیا جائے. ہم تو آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, تو یہ چراغ سے چراغ جلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یوتھ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. اچھا, یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے جو بچے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پاکستان کے جو بچے ہیں, آپ ان میں بھی ڈفرینشیٹ کر دیجیے. کافی حد تک, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے پھر سے کہ
सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी बहुत कमी हो जाती है बच्चों के अंदर। उसकी वजह वो ये कि माशरे का प्रेशर जो है हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं। जब घर के अंदर बच्चों को और बच्चियों को जो है वो सप्रेस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि लड़की को ये कहा जाए कि तुम तो लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। हालांकि जब हम इस्लाम की तालीमात देखते हैं तो खवातीन के बहुत बड़े बड़े कारनामे नजर आते हैं, या बहुत सारे सोशल प्रेशर्स के तहत बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बच्चों को जो है वो अगर दबाया जाता है तो उनके अंदर की सलाहियतों को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बच्चों को सप्रेस नहीं किया जाता, उनको मौका दिया जाता है कि वो बात कर सकते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बयान कर सकते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं कि नहीं यहाँ पे चांस नहीं मिलता बच्चों को, तो अब आप जैसे कि आपको सारे बच्चे सुन रहे हैं और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या वे आउट होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी गाइडलाइन मिले और बच्चों को भी मिले। जी, सबसे पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को भी और हमारी सोसाइटी के अंदर इन जनरल टॉलरेंस आनी चाहिए। एक अच्छा लिसनर होना, बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा इस्टेब्लिश करने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी है कि जब बच्चे कोई बात बताना चाहते हैं और इधर से रिएक्शन आता है, यानी पेरेंट्स की तरफ से जब कोई रिएक्शन आता है तो बच्चे वहीं रुक जाते हैं। तो द बेस्ट वे आउट इज के अच्छे लिसनर बने। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू लिसन टू देम। हम उनको सुने, जब हम उनको सुनेंगे, उनकी बात को समझेंगे। पहली बात ये है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। जब हम उनको सुनेंगे तो इसके जरिए ही फिर हम उसके सोल्यूशन तलाश कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये कि रिकॉग्नाइज करना है, और रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको सुनना जरूरी है, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके सोल्यूशन। बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हमें देना है कि वो हमसे बात कर सके। कोई कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है तो फिर जो है वो जनरेशन गैप में तब्दील हो जाता है। सबसे पहली चीज ये कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सही। और अगर मैं और बताइए कि हम जी नहीं, सवाल कर सकती हूँ बेटा। मेरा सवाल यह है कि हमारी नौजवान नस्ल में अदम बर्दाश्त और जज्बातीपन यानी मनफी सोच का रुझान बहुत बढ़ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या सद्देबाब? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी, बहुत माजरत के साथ। मैं नहीं समझती कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर अदम बर्दाश्त और जज्बातियत, अदम बर्दाश्त आ गई और जज्बातियत उनके ऊपर गालिब है। पहली बात तो ये है बतूल कि मैं ये समझती हूँ कि जज्बात इंसान की जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हाँ, अदम बर्दाश्त ऑब्वियसली ये वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। उसकी तो फिर हमें बुजुर्गों को भी जरूरत है। जैसे मैंने अभी पिछली जो बात की वो यही की कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं होती कि हम उनको सुन सकें। जब हमारी तरफ से रिएक्शन जाता है तो वहां से भी इनटॉलरेंस आती है। ये तो एक साइकिल है जो हम इनिशिएट कर रहे होते हैं। देखिए, कभी भी जो है वो बच्चों की तरफ से कम्युनिकेशन का दरवाजा बंद नहीं होता। मोस्टली पेरेंट्स उस दरवाजे को बंद करते हैं, वो नहीं बात करना चाहते। तो अदम बर्दाश्त शुरू भी फिर माजरत के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम इधर से ही हो रही होती है जहां से नहीं होनी चाहिए। और जज्बात और एहसासात की जहां तक बात है, मैं समझती हूँ ये इंसानी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत एक जज्बा है, क्योंकि इंसान है हम, कोई रोबोट नहीं है। हमें आदमनुमा मशीन नहीं बनना। अगर हमारे बच्चों के अंदर जज्बात हैं, इमोशंस हैं, तो आई वुड अप्रिशिएट। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि हम उनके जज्बात की सही तरीके से तरबियत कर सके, ताकि उनका शऊर उनके जज्बात के ऊपर गालिब आके वो अपने जज्बात को सही डायरेक्शन में नेविगेट कर सके। वरना वो शेर सुना है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी। तो ये जज्बात और एहसासात बड़े कीमती होते हैं। वरना जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो फिर अंदर से मुर्दा होने लगता है। जज्बात और एहसासात बड़े कीमती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी सही तरबियत करनी है। अल्लाह ताला ने निगेट नहीं किया। जो भी नेचर ने हमें क्वालिटीज दी हैं, जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारे एहसासात हैं, वो बड़े कीमती हैं। और खासकर जितना इंसान का शऊर बढ़ता है, उसके जज्बात और एहसासात और कीमती होते जाते हैं। तो सिर्फ तरबियत की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तरबियत की जरूरत है, लेकिन ये बताइए कि नौजवान नस्ल जो आपको सुन रही है वो क्या करे? मतलब ये तो पेरेंट्स के लिए हो गया। हाँ, नौजवान नस्ल, क्योंकि देखिए ये कभी भी एक तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं होती।
दोनों तरफ से होती हैं। एक जो है बुजुर्ग होने की हैसियत से माँ बाप का फर्ज है कि पहले वो एक स्टेप आगे बढ़े, और फिर उसके बाद बच्चों को भी खुदा इतना शऊर दे कि वो रिस्पेक्ट कर सकें, अपने एल्डर्स को सुन सकें, चाहे वो उनके माँ बाप हैं, चाहे वो उनके बड़े बहन भाई हैं, चाहे वो उनके और बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी। बच्चों के अंदर भी इतना तहम्मुल होना चाहिए कि वो उस बात को सुन सके। और चूंकि आज के बच्चे कहते हैं कि जी वो बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो जो माँ बाप उनको बात समझा रहे हैं वो उसको खुद देखें कि वो कितनी उनके फायदे में है, कितनी उनकी बेहतरी के अंदर है। क्योंकि गिरते हुए को देखकर संभल जाना ये ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि इंसान खुद ठोकर खाए और खुद गलत तजर्बात करे। तो माँ बाप जो अपने तजर्बात की बुनियाद पर या बुजुर्ग अपने तजर्बात की बुनियाद पर जो बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो जितना ओपन हार्टेडली उसको सुन सकते हैं उसको सुने, उसको समझें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे पुराना जो आप कह लीजिए पाकिस्तान था, यानी और पीछे चले जाएं और पाकिस्तान से, तो बहुत ऐसे लोग आते थे जो बहुत आगे निकल रहे थे हर फील्ड के अंदर, साइंसदान कह लीजिए, यानी मुस्लिम साइंटिस्ट रहे। उसके बाद आप अब मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाइए, चले हम इस वर्ल्ड की बात करते हैं कि अब हमारे पास वो कैरेक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं वापस से, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी हो गए, जैसे अदीब रिजवी है, वो आ जाएं या उनसे बेहतर आ जाएं। हम कहीं लैक कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी इशू है वो है पाकिस्तान में सेफ्टी कंसर्न्स। पहली चीज ये है कि हम चीजों को जो है सिर्फ रोमांटिसाइज नहीं कर सकते कि हम ये थे हम वो थे। हमें जो है वो अपने आज से जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। और हम अपने यूथ को कंडेम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे यूथ के पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, पोटेंशियल की कमी नहीं। हमारे बच्चे अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे सर्जन भी हैं। लेकिन आपने ये बात देखी होगी, और ये एक बहुत ही मैं कहूँगी कि खुली हुई बात है, वाज़ेह बात है कि बच्चे जो बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छे अपनी फील्ड में, वो पाकिस्तान में रुक नहीं पा रहे। क्योंकि जो हम देखते हैं ना कि आए दिन जिस तरह के वाकयात हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। हमारे जो ब्रेन्स हैं, जो हमारे जो बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल के पास, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा अमेरिका से लेके यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो एशियन बच्चे हैं, खासकर पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे पोजीशंस के अंदर काम कर रहे हैं और उनके काम को बहुत सराहा जा रहा है। तो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, साकी वाली बात है कि कोई कमी नहीं है, ना जहनी सलाहियतों की कमी है, ना उनकी मेहनत की कमी है, बल्कि हमारे बच्चे यहाँ दूसरे बच्चों से बहुत आगे होते हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि जो हालात हुए अमन और अमान के हवाले से, उससे हमारा यूथ जो है वहां से बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, वरना कमी कोई नहीं है। अमन अमान के अलावा भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इतने मौके भी नहीं फराम हुए। मैंने खुद इस बातों को, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चियां जो कि अमेरिका से पीएचडी करके गईं और पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज, ना मैं बच्चियों का नाम लूंगी ना यूनिवर्सिटीज का, लेकिन उन्होंने वहां जाकर चूंकि बहुत हार्ड वर्क किया, तो जो उनके कलीग से वो इनसिक्योर हो गए, उनको वहां रहने नहीं दिया गया। और इवेंचुअली उनमें से एक बच्ची, दो बहनें थी, उनमें से एक बच्ची वापस एक और फॉरेन कंट्री के अंदर चली गई, क्योंकि उनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ना खुद काम करते हैं ना करने देते हैं, बातें बनाने वाले बहुत हैं। और कलाम पाक में इस बात की बहुत मजम्मत की गई कि लोग बातें बहुत करते हों और काम ना करते हों। तो वहां पर अब हमारी बहुत ही, इट्स वेरी सैड, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये बात कोई मैं प्राइड के साथ नहीं कह रही हूँ, एक दुख के साथ कह रही हूँ कि ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को काम करने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि नौजवान नस्ल अपना आइडियल किसको चुने, थोड़ा सा गाइड करें इस तरह। नौजवान नस्ल के आइडियल तो सबसे पहले जाहिर है कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर तो कोई रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर दुनिया में भी, अगर पाकिस्तान के हवाले से आप बात करें, तो मैं कहूँगी कि डॉक्टर अदीब रिजवी
इतने सेल्फलेस, जैसे मैंने अभी अमनो अमान की बात की, उसमें तो उनकी भी अल्लाह ताला जिंदगी सलामत रखे। उन जैसे लोग जो हैं वो बहुत बड़ा रोल मॉडल है, मैं कहूँगी हमारे यूथ को। अगर दुनिया के जो अंदर लोग मौजूद हैं जो बेहतरीन इंसान हैं, अगर ह्यूमन फॉर्म में किसी को वो अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, बेशक अहले बैत भी इंसानी शक्ल में ही आए, लेकिन अगर सबसे पहले मैंने कहा कि अहले बैत और उसके बाद आई वुड से कि डॉक्टर अदीब रिजवी, उनसे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता हमारे यूथ के लिए। सही बात, बिल्कुल सही बात। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप नौजवान नौजवान नस्ल को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ, और जितनी भी बातें की जाती हैं कि बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, बच्चे अमल नहीं करते, उसके बावजूद मुझे एक बहुत ही मेरी एक ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं इस बारे में बहुत, कि हमारे यूथ के अंदर चूंकि सलाहियतें हैं, सिर्फ उनकी सलाहियतों को सही रास्ते पर उनको गामजन करने की जरूरत है। और खुदा करे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन बातों को समझें, इसके ऊपर अमल करें, वो अपने रोल मॉडल्स उन्हीं को बनाएं कि जो वाकई में असली रोल मॉडल्स हैं, और वो अपनी तालीम के साथ साथ जो तरबियत उनको उनके वालिदैन उनके बुजुर्ग देने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर भी तवज्जो दे। वो ये ना समझें कि क्योंकि बदकिस्मती से कभी कभी बच्चे होता है कि अपने आप को अक्ल कुल समझने लगते हैं, अक्ल कुल तो नहीं है, उनको बुजुर्गों की रहनुमाई की जरूरत है। हर इंसान को एक रहनुमाई की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे ही इसीलिए थे कि इंसान को रहनुमाई की जरूरत है। फिर उसके बाद उसने वालिदैन का जो रुतबा इतना बुलंद रखा वो इसीलिए रखा कि वालिदैन हर वक्त मौजूद होते हैं बच्चों के पास, उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो मैं अपने यूथ को कहूंगी यही कि आप लोगों के अंदर सलाहियतों की कमी नहीं है, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, और मिलकर एक खूबसूरत दुनिया की तामीर में हिस्सा लें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने और बहुत पॉजिटिव अंदाज में दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ाकरा फरहाना शकील साहिबा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया और इस टॉपिक पे गुफ्तगू की। नाजरीन, मैं आप लोगों से भी इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर खिदमत होंगी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।